हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, हम लोगों ने इसमें शुरू किया था घटना चक्र जो पूर्वालोकन सीरीज होती है, जो कि आपके आर एग्जाम और साथ ही साथ आपके यूपी पीसीएस एग्जाम जो 2024 का प्रीलिम्स एग्जाम है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होती है कि आप घटना चक्र को अच्छे से तैयार रखें। लेकिन बुक इतनी मोटी होती है कि आप मल्टीपल टाइम रिवीजन क्या एक बार भी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। और इन्हीं सब समस्याओं का समाधान करने के लिए यूट्यूब चैनल का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म ग्लैंस एकेडमी, जिसके द्वारा शॉर्ट नोट्स तैयार कर दिए गए हैं और उसको प्रोवाइड भी किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकेंगे और जिसमें सभी चैप्टर्स को, सभी क्वेश्चन को, सभी एक्सप्लेनेशन, थ्योरी सब कुछ इंक्लूड करके उसे तैयार किया गया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट 4 सेगमेंट कंप्लीट कर लिए। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास कल आनी थी, लेकिन कल सडनली मेरी शाम में तबीयत खराब हो गई थी और हालांकि अभी भी उतनी अच्छी नहीं है कि मैं क्लास ज़्यादा बना पाता, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ी बहुत हिम्मत करके मैं मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास बनाता हूँ। सुबह एनवायरनमेंट की भी बनाई थी मैंने। तो इसी कड़ी में हम लोग 4 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री में, जिसमें हम लोगों को आज पढ़ना है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसको अब हम। और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। और अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वो आपको परचेस करनी पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी, जिसके लिए वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, जहां पर आप मैसेज करके किसी भी सब्जेक्ट की, घटना चक्र पूर्वालोकन की जो भी सब्जेक्ट हैं, चाहे आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, किसी भी सब्जेक्ट की आप पीडीएफ परचेस करना चाहते हो, वहाँ पे पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। आप वहाँ पे मैसेज करके सारी डिटेल ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। तो पहली बात तो ये होती है कि 1857 की क्रांति के बाद और उससे पहले दोनों ही फेज में हमारे यहाँ कुछ सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहे थे। जैसे राजा राम मोहन राय जी के द्वारा चल रहा था ब्रह्म समाज, और दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज, फिर विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण परमहंस और ईश्वरचंद विद्यासागर, देवेंद्रनाथ ठाकुर। बहुत ऐसे बुद्धिजीवी लोग थे जो समाज की जो बुराइयां थी सामाजिक स्तर पे, धार्मिक स्तर पे, उन बुराइयों को दूर करने का प्रयास कर रहे थे। फिर चाहे वो अंधविश्वास हो, सती प्रथा हो, छुआछूत हो, मलिन बस्ती हो, या शिक्षा हो, किसी भी प्रकार की, तो इन्हें दूर करने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि अंग्रेज जो लोग थे वो ये चाहते थे, या वो ये कहते थे कि आपकी जो सभ्यता और संस्कृति है वो बहुत ही बेकार है, बर्बर है, और हम आपको सभ्य बनाने आए हैं। सभ्य मतलब अच्छा बनाने आए हैं। तो इस वजह से जब लोगों को लगा कि नहीं, हमारे यहाँ वाकई एक महिला का अधिकार नहीं है कि अगर पति मर गया तो सती होना जरूरी है, एक विधवा का अधिकार नहीं है कि अगर पहला पति मर गया तो या तो सती हो जाओ या तो फिर विधवा बन के घूमो, तो भाई उनको दोबारा विवाह करा के समाज में एक अच्छी शिक्षा दे सकते थे, अच्छा सम्मान दे सकते थे। महिलाओं को शिक्षा नहीं थी, प्लस धर्म के नाम पे बलि प्रथा करना, बहुत सारी चीजें करना, मलिन बस्तियों के लोगों से, अनुसूचित जाति के लोगों से अस्पृश्यता का व्यवहार करना। तो इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन किया गया, और उसी पृष्ठभूमि में हम इन चीज को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है आपकी कि 19वीं सदी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों का भारत के बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां और उदार रजवाड़े इन आंदोलन से प्रभावित थे। क्योंकि मुझे एक चीज बताइए कि आप देखोगे कि ये जो परंपराएं थी या जो प्रथाएं थी या जो भी सुधार था, ये मुख्य रूप से नगर तक केंद्रित थे, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग थे वो उच्च जाति के लोग थे और वो लोग नगरों में रहते थे। और साथ ही साथ जो समाचार पत्र या जिन भी पत्रिकाओं के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से वो समाज को परिवर्तित करना चाह रहे थे, वो समाज आपका कहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ता है भाई? शहरों में पढ़ा जाता था। आज भी गांव में किसके न्यूज़पेपर जाता है भाई? बहुत कम जाता है अभी भी। लेकिन आजादी से पहले का वो फेज जहां पे केवल नगरों में ही कुछ ही लोग बस न्यूज़पेपर खरीदते थे, उसको पढ़ते थे और उससे प्रभावित होते थे कि हाँ, हमारे यहाँ ये बुराइयां हैं। तो सामान्यतः ये ऊंचे रजवाड़ों में, उच्च जातियों में ही ये सामान्यतः प्रॉब्लम देखी गई। तो 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण भी हुआ, क्योंकि यहाँ पे जैसे पाश्चात्य विचारक जो बढ़िया विचार हैं, तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा और भी कई ऐसे विचारक थे जिन्होंने पश्चिमी विचारों की अवहेलना नहीं की, बल्कि ये कहा कि अगर हमारी आवश्यकता है हम पश्चिमी विचारों को अपनाएं तो बिल्कुल अपनाना चाहिए। जैसे शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, मतदान का अधिकार, पंथ निरपेक्षता का अधिकार। तो ये सारे अधिकारों का या इन सारे विचारों का हम प्रयोग भारतीय कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता अनुसार। इवन कि राजा राम मोहन राय जी ने तो यह भी कहा कि हमें पश्चिमी विचारों का अंधानुकरण नहीं करना है कि जो है सब अपना लो, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि जो बेहतर विचार है हम केवल उन्हें अपनाएंगे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, यानी कि जो काम केवल धर्म और परंपराओं के नाम पे हो रहा है उसे हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चेक करेंगे, और अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं।
तो सबसे पहले उसमें आएंगे हमारे राजा राम मोहन राय जी। जरा इनके बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। तो पहली चीज कि इनको राजा की उपाधि किसने दी, यही एक प्रश्न बन जाता है। तो आप देखोगे अकबर द्वितीय के द्वारा। अब ये अकबर जहांगीर के पिता अकबर नहीं थे, या हुमायूं का बेटा अकबर नहीं था, बल्कि ये जो अकबर हैं, ये अकबर द्वितीय मुगल सल्तनत के ही आखिरी बादशाह के रूप में आप मान सकते हो इनको। क्योंकि इन्होंने ये सोचा था कि हम राजा राम मोहन राय जी को ब्रिटेन भेजेंगे, ब्रिटेन में, और वहां जाके वहां की जो संसद है, वहां के जो राजा हैं, उनसे कहेंगे कि भाई हमारी पेंशन बढ़ा दी जाए अकबर द्वितीय साहब की। और इस वजह से इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी कि भाई चलो ठीक है, तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हारे लिए एक पदवी देता हूं। तो राजा की पदवी दे दी गई थी। और इन्हें हम भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहते हैं, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु। यानी अतीत जो हमारी परंपराएं, जो धर्म, हमारी प्रथाएं हैं, और जो भविष्य आने वाला वैज्ञानिक भविष्य है, जो साइंटिफिक भविष्य, विचारों का भविष्य, उनके बीच एक सेतु का काम करते थे ये। और भारतीय राष्ट्रवाद का इन्हें जनक भी कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता। राष्ट्रपिता की बात नहीं हो रही है, वो तो महात्मा गांधी का था। आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत भी कहा जाता है। इट मीन्स कि इन्होंने कुछ ऐसे विचार दिए जहां से भारत में एक नई क्रांति, नई ऊर्जा, नए विचार जन्म ले रहे थे। फिर चाहे वो पाश्चात्य शिक्षा हो, या फिर उदारवाद हो, या फिर संस्कृतिवाद हो, पंथ निरपेक्षता हो, स्वतंत्रता हो, महिलाओं का अधिकार हो, महिलाओं का विधवा पुनर्विवाह हो, बहुत सारी चीजें इन्होंने की। तो इस वजह से इनको ये टाइटल दिए गए। इसी में आप देखोगे कि 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, और यही आत्मीय सभा आगे चल के 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा के रूप में बदल जाती है। और यहां पर ब्रह्म सभा इसे कहा गया। ठीक है, तो ध्यान देना कि जो 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना होती है, और यही आगे ब्रह्म सभा कहलाती है। लेकिन इसके कुछ मूल थॉट थे, जैसे ये एकेश्वरवाद को प्रफुल्ल करते थे, यानी एकेश्वरवाद को प्रमोट करते थे कि एक ही देवता होना चाहिए। ये जो 36 करोड़ देवी देवताओं का जो विचार हम धार्मिक ग्रंथों से ले रहे हैं, तो हमारा एक देवता होना चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा का विरोध करो, क्योंकि मूर्ति पूजा में क्या, किसी ने अलग अलग देवताओं की मूर्ति बना दी और अलग अलग तरीके से परंपराएं चल रही थी। वो अलग बात है कि इनका विचार शायद उस लेवल पर नहीं गया है जैसा भी, तो इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। एक ब्रह्म का मतलब किसी एक देवता को आप मानिए और उसी की पूजा करिए, उसी का हमेशा जो है कि पालन करिए, उसी के नियमों का पालन करिए। तो पूछा जाता है आपसे कि ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा, इनकी क्या मूल मान्यता थी? तो इनकी मूल मान्यता थी, तो इस तरीके से एक ब्रह्म की बात करते हैं, वो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। और अगर हम और भी उनके विचारों में देखें तो इन्होंने मुख्यतः धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों और इन धार्मिक कर्मकांडों का विरोध किया। तो इन्होंने भगवान को मानने का विरोध नहीं किया। इनको चाहे तो आप भगवान को मानिए, उनकी पूजा अर्चना करिए, लेकिन जो उसके नाम पे आडंबर होता है, जो कर्मकांड होते हैं, उस चीज का इन्होंने विरोध किया कि भाई अगर आपको किसी ईश्वर की आराधना करनी है, किसी ईश्वर की पूजा करनी है, तो आप उसे बिना कर्मकांड के भी कर सकते हो। और राजा राम जी की जो मृत्यु हुई थी वो इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में हुई थी 1833 को। तो ये भी कभी कभी प्रश्न बन जाता है। फिर इसके बाद इनकी लिगेसी को आगे लेकर चलते हैं केशव चंद्र सेन। ठीक है, इनकी लेगेसी को आगे लेकर चलते हैं केशव चंद्र सेन। तो पहली बात अगर हम बात करें कि इन्होंने एक संघ की स्थापना की थी जिसका नाम होता है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन संघ 1868। तो ये कई बार पूछा जाता है प्रश्न, जैसे कि राजा राम मोहन राय जी के बारे में पूछा जाता है कि इन्होंने 1815 में, 1817 में और अलग अलग समय में हिंदू कॉलेज की स्थापना की हेयर पद्धति से। तो कई सारे इनके स्कूल पूछे जाते हैं, जो कि हमने शिक्षा वाले चैप्टर में, एजुकेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, और यहाँ पे हम सुधार आंदोलन में, हम केवल सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं। और इसी तरीके से केशव चंद्र सेन ने टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन संघ 1868 में स्थापना की, और वही इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 में भी इसका गठन किया गया था। जबकि कलकत्ता यूनियरिटेरियन कमेटी का गठन 1823 में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम के द्वारा किया गया था। तो ध्यान देना कि अगर कलकत्ता की यूनियनिटी वाली पूछा जाएगा कमेटी, तो राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर रहेंगे, लेकिन उसमें केशव चंद्र सेन नहीं रहेंगे। और देवेंद्र नाथ टैगोर की बात करें तो आगे चल के जब केशव चंद्र सेन के साथ विवाद होता है कि भाई आपने जो नियम है ब्रह्म समाज का, उसका उल्लंघन किया था, और उल्लंघन क्या किया था कि इन्होंने खुद अपनी बेटी का बाल्यावस्था में विवाह कर दिया था। जबकि ब्रह्म समाज कहता है कि बाल्यावस्था में विवाह नहीं करना चाहिए हमें, लेकिन केशव चंद्र सेन ने खुद नियमों के खिलाफ जाके अपनी बेटी का एक बाल्यावस्था में विवाह कर दिया, जिसकी वजह से देवेंद्र नाथ टैगोर के साथ विवाद हो गया। और देवेंद्र नाथ टैगोर फिर अलग अपनी शाखा लेके चलने लगे, जिनका नाम था आदि ब्रह्म समाज, या मूल शाखा यही थी जो ब्रह्म समाज की थी, जो कि राजा राम मोहन राय जी के द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी। उसी शाखा को इन्होंने आदि ब्रह्म समाज नाम दे दिया। और जबकि अगर हम बात करेंगे केशव चंद्र सेन की, तो इन्होंने जो अपनी शाखा का नाम दिया वो दिया भारतीय ब्रह्म समाज, और इसी को हम भारतीय ब्रह्म समाज,
वहीं एक साधारण ब्रह्म समाज भी थी जो कि आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री जी के द्वारा स्थापित की गई थी। अब आगे देखें तो राजा राम मोहन राय के धार्मिक और सामाजिक विचारों के विरोध में भगवती चरण बंदोपाध्याय ने 1822 में समाचार चंद्रिका जो कि एक पत्रिका था इसका प्रकाशन किया, क्योंकि राजा राम मोहन राय के जो विचार थे उनसे खफा रहते थे। और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में किसे माना जाता था? विवेकानंद जी को। क्योंकि कई बार ऐसा पूछा जाता है कि भाई 19वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध था, यानी जो उतरता हुआ समय था 1890 के आसपास, 1880 के आसपास, 92 के आसपास, तो इस समय नए हिंदूवाद को सबसे अधिक किसने प्रतिष्ठापित किया, किसने जो है कि सही रूप से उसकी व्याख्या की, तो विवेकानंद महोदय जी ने की थी, विवेकानंद जी ने की थी, जो आज बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और इन्हीं के अवसर पे हम लोग 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस सेलिब्रेट करते हैं। और रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय विवेकानंद जी को ही जाता है। और इन्होंने ही 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी, क्योंकि रामकृष्ण जो परमहंस थे वो इनके गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु, जिनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और फिर इन्होंने मानव समाज की या मानव प्राणी मात्र की सेवा को ही अपना मूल आधार बना लिया। तो व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक भी यही है विवेकानंद जी। पर सर्वप्रथम भारत इन्होंने जो दिया था सर्वप्रथम भाषण 1896 में लंदन में दिया था। और एक साल बाद ही भारत आके इन्होंने हावड़ा के बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना बाकी है। ये स्टेटमेंट आपके ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने दिया था। किसने दिया ये स्टेटमेंट? ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने दिया था। फिर यहां हम देखते हैं कि सिस्टर निवेदिता की बात करें तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि सिस्टर निवेदिता ने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी और हीन है। तो ये स्टेटमेंट ही केवल पूछा गया था एग्जाम में आपसे कि सिस्टर निवेदिता ने क्या स्टेटमेंट दिया। अब जरा आर्य समाज के बारे में थोड़ी सी जानकारी बेसिक कलेक्ट करते हैं। तो पहली बात, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा स्थापित किया गया, जिनके बचपन का नाम था मूल शंकर। ये भी कई बार पूछता आपसे। और इन्होंने जो स्थापना की थी आर्य समाज की, वो कहाँ पे की थी? बंबई में की थी 1875 में। और जिसका हेडक्वार्टर 1877 में लाहौर में स्थापित किया गया। और इनके द्वारा एक शुद्धि आंदोलन चलाया गया। शुद्धि आंदोलन का मतलब था कि एक तो इन्होंने बात की थी कि वेदों की ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौटो। यहाँ पे वेद और प्रकृति का मतलब ये नहीं है कि ऋग्वैदिक युग में आ जाओ, बल्कि आपको अपने जीवन का जो जीवन यापन है, जीवन शैली है, उसको वेदों के अनुसार लेकर चलिए, प्रकृति के अनुसार लेकर चलिए, न कि प्रकृति के खिलाफ जाकर। और इन्होंने घर वापसी जैसा आंदोलन भी चलाया था शुद्धि आंदोलन के रूप में। और वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय इन्हीं को जाता है कि ऋग्वैदिक के समय में जो वेद थे, ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक के समय में आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन वेदों की पुनर्स्थापना, पुनर्व्याख्या करने का जो मुख्य श्रेय होता है वो आर्य समाज को जाता है, अर्थात दयानंद सरस्वती जी को। और इन्हीं को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। मार्टिन लूथर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इंग्लैंड में मतलब कि यूरोपीय समाज में दो आंदोलन चले थे, एक था प्रोटेस्टेंट और एक था कैथोलिक धर्म का। तो प्रोटेस्टेंट जो धर्म था, जो कि ये मानता था कि जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी, ये जरूरी नहीं है। राजा का कोई भी अपना धर्म हो सकता है, कोई भी अपने नियम हो सकते हैं, लेकिन प्रजा का अपना धर्म, अपना खानपान, अपनी शैली, ये तो स्वतंत्रता होनी चाहिए प्रजा को। और ये प्रोटेस्ट के नाम पे था कि हम कैथोलिक धर्म का प्रोटेस्ट करते हैं, तो इसलिए इसको प्रोटेस्ट धर्म कह दिया जाता है। और इसके जो विचारक थे या इसके अग्रदूत थे वो थे मार्टिन लूथर। तो सेम उसी प्रकार से दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि अपनी जीवन शैली को प्रकृति के अनुसार रखो, इसलिए इनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम की एक बुक को प्रकाशित किया था, जिसका 1874 में ये प्रकाशित की गई थी, 1874 में। और श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास ही क्या कहता है, जड़ों को कमजोर किया। मतलब जैसा कि लोग मानते थे ना कि ब्रिटिश वाले जो हैं वो श्रेष्ठ जाति हैं, श्वेत जाति हैं, गोरे लोग हैं, तो वो हमारे क्या करेंगे कि हमें सभ्य बनाएंगे। तो ऐसी जो श्रेष्ठता की विश्वास था लोगों को, उनकी जड़ों को ही कमजोर किया कि ऐसा नहीं है कि हम गोरे नहीं हैं, हम काले हैं या हम गेहूं रंग के हैं तो हम भारतीय अपने लोग अपना विकास नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए इन्होंने इस जो मिथ था, इस मिथ को दूर किया, खत्म किया। और किसी ने कहा कि अच्छा शासन स्वशासन की स्थापना नहीं कर सकता। ये जरूरी नहीं है कि ब्रिटिश वाले लोग अगर हमें अच्छा शासन दे रहे हैं तो इसका मतलब सेल्फ रूल नहीं दे सकते, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप अपने ऊपर शासन अपने अनुसार करोगे वो सबसे बेस्ट होता है, चाहे फिर वो कितना भी खराब हो, लेकिन वो उस अच्छे शासन से तो बढ़िया ही है। जो कोई दूसरा व्यक्ति आप पर कर रहा है, आपको स्वतंत्रता दे रहा है, सारी चीज कर रहा है, लेकिन आपका अपना वो शासन नहीं है, आपके हिसाब से वो काम नहीं हो रहा है, तो वो अच्छा शासन नहीं हो सकता।
और इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने की बात की थी। तो कभी यह भी प्रश्न आता है कि सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। या यह भी प्रश्न आता है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के लिए सबसे पहले प्रयास किसने किया, तो ये आपके दयानंद सरस्वती जी ने किया था। वहीं तुलसीदास जी की बात करें तो 16वीं शताब्दी ईस्वी में राजा राम मोहन राय 1772 से 1833, दयानंद सरस्वती 1824 से 1883 तथा विवेकानंद 1863 से 1902। अब यहाँ पे एक क्रम पूछा गया था इन विचारकों का कि आप कैसे क्रम लगाते हो। तो भाई पहले राजा राम मोहन राय होंगे, फिर दयानंद सरस्वती होंगे, फिर विवेकानंद होंगे। फिर यहाँ पे हम प्रार्थना समाज की बात कर लेते हैं। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में हुई थी। केशव चंद से प्रेरणा लेकर आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी और रानाडे भी इससे जुड़े हुए थे। 1869 में ये मुख्य संचालक बन गए थे। मतलब 67 में तो आत्माराम पांडुरंग ने जो है कि स्थापना करी दी थी केशव चंद सेन से प्रेरणा लेके, लेकिन 1869 में ये मुख्य संचालक बन जाते रानाडे जी भी। देव समाज की बात करेंगे तो 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में इसकी स्थापना की थी। और ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों, ये आपके यूपी पीसीएस 2019 के एग्जाम में पूछा गया है और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी देव शास्त्र। तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना की थी। सत्य शोधक समाज की बात करेंगे तो सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले द्वारा महाराष्ट्र में स्टैब्लिश किया गया था 1873 में महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा। और इन्होंने ये जो सत्यशोधक समाज का आंदोलन चलाया था, ये मुख्यतः गैर ब्राह्मण आंदोलन चलाया था। और बुक इनकी एक थी, किताब थी गुलामगिरी के नाम से, और ये पिछड़े वर्गों का उत्थान था। अर्थात कि इन्होंने कहा कि ये गैर ब्राह्मणवादी आंदोलन है, जो ब्राह्मणों के खिलाफ तो है ही है, साथ में पिछड़े वर्ग जो अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी वर्ग है, इनके उत्थान के लिए है। क्योंकि उस समय इनके साथ ऐसा भेदभाव किया जाता था, ऐसा व्यवहार किया जाता था कि इन्होंने मजबूरन में एक ऐसा आंदोलन चलाया जो ब्राह्मणों के खिलाफ था। इट मीन्स गैर ब्राह्मण आंदोलन था ये। आगे देखते हैं हम लोग। तो इसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पे राधाकांत देव। ठीक है, इनके बारे में पूछा जाता है क्योंकि राधाकांत देव 1830 ईस्वी में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। क्योंकि इनका जो मुख्य विरोध होता था ना, राजा राम मोहन राय जी से होता था। और उसी समय में देखिए 1828 में जब ब्रह्म सभा की स्थापना की गई, ब्रह्म समाज की, जो कि 1815 में आत्मीय सभा के रूप में स्टैब्लिश हुई थी। आगे चल के 1828 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा क्या किया गया, ब्रह्म सभा की स्थापना कर दी गई। और 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से उन्होंने जब सती प्रथा का कानून पास करा दिया, तो राधाकांत देव ने ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय या धार्मिक सुधारों का विरोध किया। और इन्होंने कहा कि नहीं, ये समाज में जो परिवर्तन कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। जो हमारी समाज की परंपरा चली आ रही है, सती प्रथा होनी चाहिए जिससे महिलाएं बोझ ना हो, कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट था। इसीलिए इन्होंने राजा राम मोहन राय के विरोध में जाके एक धर्म सभा की स्थापना की 1830 में। और आगे एक राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 में आगरा में शिवदयाल साहब तुलसी राम द्वारा होता है। तो दो प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है, एक होता है आपका देव समाज, ठीक है, जो कि आपके लाहौर में स्टैब्लिश किया गया, और एक होता है राधा स्वामी सत्संग, जो कि आपके आगरा में स्टैब्लिश किया गया ये आंदोलन। तो ये दोनों ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं आरओ में। अच्छा, गोपाल हरि देशमुख की बात करेंगे तो गोपाल हरि देशमुख का जो कार्यकाल था 1823 से 92 तक, और इनको एक टाइटल दिया गया था लोकहितवादी, क्योंकि महाराष्ट्र के समाज सुधारक भी माने जाते थे। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु एक अभियान का नेतृत्व किया गया था विष्णु परशुराम पंडित जी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? विष्णु परशुराम पंडित जी के द्वारा। और इन्होंने 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की और विधवा पुनर्विवाह आंदोलन को भी चलाया था। 1891 में सम्मति आयु अधिनियम, ये कई बार पूछा जाता है, सम्मति आयु अधिनियम, इसको आपसे पूछा जाएगा। BGM यानी कि बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से चलाया गया था, जिनका जन्म बड़ौदा में हुआ था, एक पारसी परिवार में हुआ था, और ये बाल विवाह के खिलाफ रहते थे। कौन? बहराम जी मालाबारी। और इन्होंने सम्मति आयु का नियम दिया था 1891 में कि लड़कियों की जो विवाह करने की उम्र होगी या पुरुषों की जो विवाह करने की उम्र होगी, एक न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 14 साल 16 साल, उससे पहले विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि बाल विवाह की श्रेणी में आएगा, जो कि सांस्कृतिक, सामाजिक और स्वास्थ्य के कारणों से क्या माना जाएगा? नुकसानदेह रहेगा। अब यहां पर देखें कि भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 में MG रानाडे और रघुनाथ राव जी के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना। अब यहाँ पे कुछ संस्था है और उसके कुछ प्रवर्तक हैं, पूछा जाता है, जैसे कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में स्टैब्लिश की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। सोशल सर्विस लीग 1911 में, इनको NM जोशी भी कह दिया जाता है, यानी नारायण मल्हार जोशी के द्वारा। सेवा समिति 1914 में हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन रानाडे के नेशनल कॉन्फ्रेंस 1887 द्वारा स्थापित की गई। और 1878 में वीर सिंगलम
ध्यान दें, वीरेश लिंगम ने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म किस एसोसिएशन की स्थापना की। तो आपसे पूछा जाता है कि भाई सोशल रिफॉर्म जो है, राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना वीरेश लिंगम ने की। और सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना रानाडे ने की थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा। सेवा समिति की स्थापना हृदयनाथ कुंजरू ने की। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में एनएम जोशी ने की। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अब इसी के बाद आगे देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट है जिन्हें हम समझते हुए चलेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जिसे हम कहते हैं, का गठन किया गया। और उत्तरदायी इसके लिए कारण थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधार को नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, वो ये चाहते थे कि हम मुख्य रूप से राजनीतिक आंदोलन के रूप में रहें और हम अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करके आजादी दिलाएं। तो सामाजिक आंदोलन करने की बात वो नहीं मानते थे। हालांकि आगे चल के गांधी जी जब आते हैं तो इन्होंने कांग्रेस को एक जन आंदोलन में क्रिएट किया कि कांग्रेस का आंदोलन केवल वकीलों का आंदोलन नहीं होगा या केवल कुछ लोगों का आंदोलन नहीं है कि पूरे देश को आजादी दिला दे। पूरे देश को आजादी दिलाने के लिए हमें पूरे देश को एकजुट लाना पड़ेगा, जो कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तमाम ऐसे आंदोलन थे जहां पे पूरी जनता को एकजुट किया और वो कांग्रेस का आंदोलन न होकर पूरी जनता का आंदोलन हो गया। लेकिन ये इसमें सामाजिक सुधार से संबंधित कोई काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए एक अलग संगठन के रूप में इसकी स्थापना हुई। और प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया कि हम राजनीतिक संगठन के अलावा एक अलग से संगठन बना लें, जो कि राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के नाम से रहेगा। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 1856 में या 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, जो कि हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया। और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान था वो था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, क्योंकि इनका ये प्रयास था, क्योंकि ये राजा राम मोहन राय जी की जो उद्देश्य थे उनको ये पूरा करते हैं। राजा राम मोहन राय जी कहते हैं कि भाई सती प्रथा गैर कानूनी है, इसको धारा नंबर 17 के तहत सती प्रथा गैर कानूनी करो कि अगर जिसका पति मर गया तो उस महिला को सती नहीं होना है। तो जब सती नहीं है तो इसमें मतलब हो गया कि विधवा होगी। और राजा राम मोहन राय जी चाहते थे कि विधवाओं की स्थिति जो समाज में बहुत खराब है, तो क्यों ना इनकी दोबारा शादी हो जाए और ये विधवाओं की स्थिति से बाहर निकल के एक पारिवारिक स्थिति में आ जाए। लेकिन राजा राम मोहन राय जी की 1833 में जब मृत्यु हो गई तो इस काम को पूरा किया ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, और ये 1856 का जो रीमैरिज एक्ट था इसको पास कराया। और उसके बाद विधवाओं को जो है कि पुनर्विवाह करने की अनुमति मिल सकी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अनुमति मिल गई तो लोग सारे के सारे पुनर्विवाह होने लगे, क्योंकि समाज के द्वारा एक्सेप्ट करना भी तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी ना। कानून बना लेने से क्या होता है? अब सरकार ने कानून तो बनाया था कि भाई हिट एंड रन केस में 7 लाख का जुर्माना होगा और 10 साल की जेल होगी। ट्रक ड्राइवरों ने 1 दिन की हड़ताल की और सरकार को घुटने के बल पे लाया और सरकार बैकफुट पे हुई और उसने कहा कि हम इस पे विचार करेंगे दोबारा। कि भाई ट्रक ड्राइवर कह रहे हैं कि हम भीड़ की तरह अगर वहां रुक गए तो भीड़ हमें मार देगी, अगर हम भाग जाते हैं तो हमें 7 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, और इतना ही पैसा होता तो हम ट्रक क्यों चलाते, हम कोई अच्छा बिजनेस करते, क्योंकि भाई हमें तो इतना पैसा नहीं मिलता है। तो ये वही बात हो गई कि हिट एंड रन वाला कानून। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कानून पास होने से सारे के सारे विधवाओं की दिक्कतें दूर हो गई। कुछ सवर्ण वर्ग थे जहां पे विधवाओं ने पुनर्विवाह किए, लेकिन जो निम्न कास्ट के लोग थे जहां विधवा थी, जिनको पहले से ही हे दृष्टि से देखा जाता था और समाज में आज भी उनको प्रताड़ित ही किया जाता था। 1899 ईस्वी में डी के कर्वे महोदय, धोधो केशव पंत इनका नाम था, धोधो केशव कर्वे, ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की और 1916 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। अब यहाँ पर लेके कुछ लोगों को डाउट रहता है कि सर हमने तो पढ़ा है ज्योतिबा फुले की जो पत्नी थी सावित्री बाई, उनके द्वारा पहली बार महिलाओं के लिए स्कूल खोला गया, और आप कह रहे हो डी के कर्वे। तो ध्यान देना कि डी के कर्वे ने बंबई में पहली बार महिला विश्वविद्यालय, इट मींस की विमेन यूनिवर्सिटी खोली थी जिसमें ग्रेजुएशन वगैरह डिग्री मिलती थी। जबकि सावित्रीबाई फुले ने एक इंटर कॉलेज खोला था जहां पे महिलाओं के लिए स्कूल वर्ड आता है, कॉलेज वर्ड आता है, लेकिन यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय वर्ड नहीं आता। तो विश्वविद्यालय डी के कर्वे ने खोला। और किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्हीं का नाम जुड़ा होता है, और ये बेथुन कॉलेज के पहले सेक्रेटरी या सचिव भी थे। लॉर्ड एलनबरो के काल में 1843 ईस्वी में एक्ट 5 ने गुलामी यानी कि दास्ता को गैर कानूनी बना दिया। और ये जो 1843 का एक्ट है, हालांकि 1833-35 के आसपास ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही आदेश दिया था लॉर्ड एलनबरो को। उस समय ये गवर्नर जनरल नहीं थे एलनबरो, इनको ही आदेश दिया गया था कि किसी भी तरीके से आप गुलामी या दास्ता समाप्त करो, ठगी का दमन करो। तो उसके बाद इन्होंने आगे काम करना शुरू किया। और
केशव चंद्र सेन ने 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें गर्ल्स के लिए 14 साल की उम्र और बॉयज के लिए 18 साल की उम्र, कि इससे कम उम्र पे जो है कि आप विवाह नहीं कर सकते। तो दो कानून आते हैं, ठीक है। एक होता है नेटिव मैरिज एक्ट जो कि 1872 में आया, एक होता है एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ठीक, जो सम्मति आयु अधिनियम था बीएम बहराम जी मालाबारी। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट का जो विरोध था वो तिलक जी ने किया था। अब आप कहोगे कि सर तिलक जी क्या बाल विवाह के पक्ष में थे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तिलक जी बाल विवाह के पक्ष में नहीं थे। तिलक जी ये कहते थे कि जो भी सुधार होगा वो भारतीय व्यक्ति करेगा, इसमें अंग्रेजों का कोई सहयोग नहीं लिया जाएगा। और वो क्या कर रहे थे कि जो भी सुधार हो रहे थे उसमें अंग्रेजों का सहयोग लिया जा रहा था। इस बात से वो ज्यादा खफा थे कि अगर आपको सुधार करना ही है तो आप खुद करिए ना, भारतीय समाज के अंतर्गत जो सुधार है वो भारतीय लोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा करेंगे। अंग्रेज कौन होते हैं जो हमारी परंपराओं के बारे में जानते हो? ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसी वजह से वो इसका विरोध कर रहे थे, और इसके पीछे वो कारण नहीं था कि वो बाल विवाह के खिलाफ थे। वो खुद चाहते थे कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सुधार जो है वो कम से कम हमारे भारतीय लोग करें, अंग्रेज उसमें कोई भी इंटरफेयर ना करे। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे, इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक भी थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में भी प्रमुख थे, जिसमें इन्होंने 12 वर्ष की बात रखी थी कि महिलाओं की उम्र 12 वर्ष से कम नहीं हो सकती शादी के लिए। तो बीएम मालाबारी उनको कहता है, बहराम जी मालाबारी के नाम से इनको जाना जाता है। अब इसी तरीके से एक शारदा अधिनियम आता है जिसको हरविलास शारदा जी का सहयोग माना जाता है उसमें। तो यहाँ पर शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु तो लड़कियों की 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष, जबकि सम्मति एक्ट जो 1891 का आया था उसमें 12 और 14 वर्ष था। तो इसी को हम कह सकते हैं कि बाल विवाह निषेध कानून भी इसी को कहा जाता है। और ये हरविलास शारदा जी दो थे, इन्हीं के प्रयासों से ये अधिनियम बना और इसी के नाम पे इनको शारदा अधिनियम कह दिया गया। मानव धर्म सभा की बात करेंगे तो सूरत में स्टैब्लिश की गई। नदवा उल उलमा ये लखनऊ में स्थापना की गई थी संस्था की। किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो राजा राम मोहन राय जी ने इसका विरोध किया था। जो जूरी अधिनियम आया था किस समाज सुधारक ने? तो इन्होंने ही किया था। अब पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने की थी और अन्य सदस्य के रूप में इसमें तिलक भी थे, गोपाल हरि देशमुख जिनको हम लोग लोकहितवादी भी कहते हैं, और जीवी जोशी साहब भी इसमें शामिल थे। वहीं देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करते हैं। हालांकि तत्वबोधिनी सभा जो थी ये इनके द्वारा निकाली गई एक पत्रिका भी थी। आगे देखते हैं। एमसी सीतलवाड़, बीएन राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के, यानी भारत सेवक मंडल। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भारत सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो थी स्थापना, इसके एमसी सीतलवाड़, बीएन राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात थे। हालांकि मैंने अभी इसको पहले बताया भी आपको दूसरी भाषा में, दूसरे शब्दों में। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई और कब की गई ये बताइएगा। बहुजन समाज की बात करेंगे तो इसके संस्थापक कौन थे? मुकुंद राव पाटिल और शंकर राव जाधव जी, ये इसके संस्थापक थे। फिर नडारों द्वारा मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग प्रस्तुत करने के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे भी हुए। और किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ऐसा तिलक ने कहा था कि अगर भगवान भी अस्पृश्यता को सहन करते कि ठीक है आप अस्पृश्य व्यक्ति से दूर रहिए, इस तरीके की मान्यता अगर भगवान की भी है तो मैं कभी भगवान को माफ नहीं करूंगा या कभी भगवान नहीं मानूंगा। तो तिलक ने ऐसा कहा। और राजा राम मोहन राय जी ने तो कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। यानी जो आज हम हिंदू रूप देख रहे हैं हिंदू धर्म का, तो उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में बहुत सारा पाखंड आ गया, कर्मकांड आ गया। अगर आप इसके शुद्धतम रूप की बात कर रहे हो तो उपनिषदों में जो धर्म दिया हुआ है वो हिंदू धर्म का सबसे शुद्ध रूप है। और केशव चंद्र सेन ने कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए, ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती ने कहा था कि हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से। तो राजा राम मोहन राय उपनिषदों पर फोकस कर रहे हैं, जबकि दयानंद सरस्वती वेदों में फोकस कर रहे हैं। और रामकृष्ण परमहंस के बारे में बात करें तो इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। तो रामकृष्ण परमहंस और राजा राम मोहन राय इन दोनों का विचार तो हिंदू धर्म को लेकर एक है कि उपनिषद में है, लेकिन वहीं दयानंद सरस्वती कहते हैं कि नहीं, वेदों में सबसे बेहतर है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि JED बेथुन ने कलकत्ता में एक संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। BM मालाबारी जी बाल विवाह के विरुद्ध में संघर्ष प्रारंभ करना इनके बारे में जाना जाता है। 1851 में नौरोजी फुरदोनजी रहनुमाई मातजासन सभा की स्थापना की, यानी दादा भाई नौरोजी जी के बारे में कहा जा रहा है, इनका पूरा नाम था। तो इन्होंने रहनुमाई मातजासन सभा की भी स्थापना की थी। भारत धर्म महामंडल जो कि हरिद्वार में स्टैब्लिश किया गया। देव समाज लाहौर में,
राधा स्वामी सत्संग आगरा में और सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में। और यही सेम प्रश्न आपका पूछा गया था आरओ के यूपी पीसीएस एग्जाम में, जो मैं आपसे कह रहा था 2020 या 21 वाले एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया, बिल्कुल सेम प्रश्न है ये। और अगर आप देखेंगे तो ये रिपीटेड प्रश्न भी है दोस्तों। तो इसके आगे हम देखते हैं यहाँ पर कि भारत धर्म महामंडल हरिद्वार में स्थापित है, देव समाज लाहौर में, और राधा स्वामी आगरा, और सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता। तो ये प्रश्न आप देखोगे, अभी मैंने अलग अलग पॉइंट में आपको भारत धर्म महामंडल भी पढ़ाया, देव समाज भी पढ़ाया और राधा स्वामी भी पढ़ाया। तो ये अलग अलग प्रश्नों में भी आए थे, और यूपी पीसीएस ने क्या किया, इसे उठा के एक साथ पूछ लिया। तो ऐसे ही प्रश्न आपके कई बार रिपीट होते हैं। तो ध्यान देना, दयानंद सरस्वती, विद्यासागर, मोहन राय, ये सभी के सभी संस्कृत विद्या में ज्यादा प्रवीण थे, ये सभी संस्कृत विद्या में ज्यादा प्रवीण थे। भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से शुभारंभ हुआ, तो ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, और 1848 में इन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल ओपन किया, और भारत के प्रथम स्कूल था। अब देखिए, यहीं पर ये कंफ्यूजन आपका दूर होगा। मैंने अभी आपको बताया कि बंबई में डी के कर्वे ने 1916 में पहली बार लड़कियों के लिए विश्वविद्यालय ओपन किया, लेकिन यहाँ पे 1848 में ही प्रथम स्कूल का मतलब था 1 to 12, या 1 से 5, 1 से 10, 1 से 12, 1 से 8, जहां तक भी पढ़ाने की बात थी। लेकिन जो विश्वविद्यालय होता है वो इंटर के बाद की डिग्री के लिए पहला विश्वविद्यालय वो था कि अगर लड़कियां इंटर तक इन स्कूलों से पढ़ भी ले रही हैं तो उसके आगे की डिग्री कहां से वो हासिल करेंगी, तो उसके लिए विश्वविद्यालय डी के कर्वे साहब ने बनाया था। तो दोनों प्रश्नों में आपको अंतर समझना पड़ेगा कि किस लेवल का प्रश्न पूछा जा रहा है। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रमाबाई रानाडे थी, और सेवा सदन संगठन की इन्होंने भी स्थापना की थी, रमाबाई रानाडे। 1889 में एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता ली थी। इन्होंने इसकी स्थापना नहीं की थी, ध्यान देना, क्योंकि इसकी स्थापना तो ऑलरेडी कर्नल अलकाट जी और मैडम ब्लावत्स्की इनके द्वारा की गई थी। और 1907 में जब कर्नल अलकाट की मृत्यु हो जाती है तो एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बन जाती हैं। मद्रास में, यानी अडयार के मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर खोला गया। अब यहाँ पे कुछ आंदोलन है, संगठन और उनके लीडर, जैसे अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, तो ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया। वहीं अखिल भारतीय किसान सभा, और इसके महासचिव थे एनजी रंगा, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। फिर यहाँ पर देखते हैं आत्मसम्मान आंदोलन, जो कि केरल में चलाया गया था, एक मतलब कि अनुसूचित जाति के जो पुरुष थे उनके द्वारा। तो आत्मसम्मान आंदोलन ये ईवी रामास्वामी नायकर जी के द्वारा चलाया गया था, तमिलनाडु में निचले तबके के लिए, तमिलनाडु में चलाया गया था, केरल नहीं, तमिलनाडु। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो ये अंबेडकर थे, क्योंकि अंबेडकर ने स्पष्ट कहा था कि मेरा जन्म जरूर हिंदू धर्म में हुआ है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरना पसंद नहीं करूंगा। तो उन्होंने 1856 के आसपास, 1855 के सॉरी 1955-56 के आसपास जब संविधान वगैरह बन गया, उसके बाद उन्होंने 1955-56 में बौद्ध धर्म को अपनाया, और उसी के बाद उनकी मृत्यु जो हुई वो बौद्ध धर्म के ही नियमों के आधार पर हुई, और इन्होंने नवायान संप्रदाय की स्थापना भी की। अब एक आता है आपका दारुल उल उलूम की स्थापना 1898 में लखनऊ में की गई थी। ये यूपी स्पेशल प्रश्न बना दिया जाता है हिस्ट्री का। और नदवातुल उलमा द्वारा जो है कि की गई थी, और संस्थापक थे सिबली नुमानी। इसी तरीके से एक सहारनपुर का देवबंद आंदोलन भी है दोस्तों, तो इसकी बात भी कर लेते हैं कि देवबंद आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत हुज्जत अल इस्लाम इमाम मोहम्मद कासिम अल ननौतवी के द्वारा की गई थी 1866 में। और ये देवबंद सहारनपुर में एक जगह है जहाँ पे दारुल उलूम की स्थापना के साथ इसकी हुई थी। और एक दूसरा जो अभी हमने पढ़ा दारुल उलूम, वो लखनऊ में था। और इसके सह संस्थापक के रूप में आपको रशीद अहमद गंगोई, सैयद अहमद आबिद और जुल्फिकार अली, ये सभी इसमें मिलेंगे। इसके बाद देखते हैं इसमें फराजी आंदोलन की बात करें तो हाजी शरीयतुल्लाह ने इसको शुरू किया था, और ये बंगाल में शुरू किया गया था। आगे चल के पुत्र दादू मियां ने इसको आगे बढ़ाया, और बाद में ये बहावी दल में सम्मिलित हो गया था, जो फराजी आंदोलन था। तो चार ही बातें पूछी जाती है कि कौन इसका संस्थापक था, कहाँ पे इसको शुरू किया गया, और ये आगे चल के कौन से दल में सम्मिलित हो गया। 1924 में बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन, जो किसके विरुद्ध था? तो ये मंदिरों में जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसके विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन शुरू किया गया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि स्त्रियों के साथ अवैध संबंध और मंदिर के धन का दुरुपयोग करने जैसे आरोप लगाए गए थे। एक खाली पद्धति आपसे पूछा जाता है, ये संबंधित थी बंधुआ मजदूरी से, जिसमें कोई वेतन वगैरह नहीं दिया जाता था, जबरदस्ती लोगों से काम कराया था, जिसको हम बेगारी भी कहते हैं। तो हाली पद्धति उससे ही संबंधित थी। फिर यहाँ पे विनायक दामोदर सावरकर और भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला संगठन को शुरू किया, जिसको हम लोग कह सकते हैं सावरकर बंधु ने, और जिसे 1904 में नासिक में वीडी सावरकर ने नाम चेंज करके अभिनव भारत समाज कर दिया, जो कि एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में हो जाता है। तो गणेश सावरकर और विनायक सावरकर, इन दोनों ने 1897 में खोला था मित्र मेला को, लेकिन आगे चल के 1904 में ये अभिनव भारत संगठन या अभिनव भारत समाज के रूप में तब्दील हो जाता है।
तो अब यहाँ पर हमारा एक अगला चैप्टर शुरू होता है कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में, उससे पहले की जो राजनीतिक संस्थाएं थी, जो महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं थी, चाहे वो इंडियन एसोसिएशन हो गया, बॉम्बे एसोसिएशन हो गया, बहुत सारे अलग अलग जो एसोसिएशन थे वो सभी स्टैब्लिश हो रहे थे। तो उसके बारे में यहाँ पे हम डिटेल से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हो सकता है अगले टॉपिक को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि तबियत थोड़ी ठीक नहीं है तो मैं जल्दी कंप्लीट करूंगा इसे। लेकिन लगातार आपको क्लास मिलेगी, इसके लिए आप परेशान मत होइए, और करंट अफेयर्स की क्लास में जल्दी लेकर आने वाला हूं। तो यहां पर आप देखेंगे कि जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स, तो जमींदारी एसोसिएशन का मतलब था कि जो लोग लैंड को अपने पास होल्ड करते हैं, मतलब लैंड के मालिक थे। तो उस सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1838 में, और ये द्वारकानाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी कलकत्ता में, क्योंकि द्वारकानाथ टैगोर जी खुद एक लैंड होल्डर थे, बहुत बड़े जमींदार थे, और ये कभी नहीं चाहते थे कि किसानों के पास या गरीब लोगों के पास जमीनें जाए। तो ये जमींदारी सोसाइटी बनाई गई थी इसीलिए कि ताकि जमींदारों की जो संपत्ति वो बनी रहे, मतलब उसे कोई छीने ना। और 1875 में पूना सार्वजनिक सभा ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी 1875 में पूना सार्वजनिक सभा। अच्छा, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की, ये मैंने आपको बता दिया है पहले, तो आप लोग बताइएगा जरा। और एक था इंडियन एसोसिएशन, जो कि भारत संघ, इसके संस्थापक पूछा जाता है कि, हालांकि शब्द यही आता है इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1876 में की गई थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, कभी भी ऐसा नाम बहुत रेयर ही आता भारत संघ, बल्कि इंडियन एसोसिएशन आता है। इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी, और इसे ही हम कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था भी कहते हैं। और इसमें मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी, क्योंकि इसमें ना तो गरीब वर्ग था, ना पिछड़ा वर्ग था, ना वंचित वर्ग था, इससे कोई संबंधित नहीं था। बल्कि इसमें कौन लोग थे, मुख्य रूप से जो है कि इसमें जो मध्यम वर्ग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, बुद्धिजीवी वर्ग थे, वो इसमें शामिल थे। तो इसकी स्थापना जुलाई 1876 में की गई थी। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था, तो 1874 में, क्योंकि इन्होंने भी आईसीएस की परीक्षा को पास किया था। और इनकी नियुक्ति हुई थी सिलहट बांग्लादेश के क्षेत्र में, और असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के रूप में हुई थी इनकी नियुक्ति। लेकिन बाद में इनको किसी दुरुपयोग की वजह से, भ्रष्टाचार के आरोप में जानबूझकर हटाया गया था। इन्होंने इस तरीके का कोई क्राइम नहीं किया था। वहीं राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो राजा राम मोहन राय जी थे, जो चाहते थे कि राजनीतिक सुधार होने चाहिए, न कि किसी और प्रकार के। और क्रमवार अगर हम पूछें तो कुछ संस्थाएं जिनको क्रम वाइज पूछा जाता है, तो जैसे बॉम्बे एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1882 में दादाभाई नौरोजी ने की थी। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने की थी। और इंडियन एसोसिएशन, ये इंडियन लीग और इंडियन एसोसिएशन ये कई बार मैचिंग करने के लिए आता है, क्योंकि इसमें एक साल का ही बस अंतर है। 1875 के बाद ये 1876 में, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जी के नाम पर। मद्रास महाजन सभा की बात करेंगे तो 1884 में एस रामास्वामी मुदलियार और आनंद चार्लू जी ने इसको स्टैब्लिश किया था। और पूना सार्वजनिक सभा, मैंने अभी आपको पूछा भी है, ये चीज आपको बतानी है, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग के प्रयासों से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ये भी पूछा था बम्बई प्रेसिडेंसी। देखिए, बॉम्बे एसोसिएशन एक अलग है, जो कि 1852 में नौरोजी जी की मदद से या नौरोजी जी के सहयोग से स्थापित हुई। लेकिन बम्बई प्रेसिडेंसी में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और केटी तेलंग, ये तीनों लोग ने ही मिलकर जो है कि स्थापना की, और लोगों में राजनीतिक विचारों के प्रचार प्रसार के लिए ये एस्टैब्लिश किया गया कि अब हम जो है कि धार्मिक आंदोलनों से बाहर निकल के अब हम राजनीतिक स्तर पर जो है कि लड़ाई लड़ेंगे। फिर उसी में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1829 में लंदन में विलियम एडम के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। इंडियन मतलब ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, अब ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा लंदन में की गई थी। और नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1870-71 में लंदन में मैरी कारपेंटर और मैनिंग के द्वारा की गई थी। अब यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था, इसका उद्देश्य था कि भारतीय विषयों पर चर्चा करना और ब्रिटिश जनता को जागरूक करना, क्योंकि जिस समय दादा भाई नौरोजी जी गए हुए थे लंदन में, तो वो चाहते थे कि वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो राजा प्रजा है, जो वहाँ का प्रशासन है, उसको भारतीय जनता के प्रति जो समस्या चल रही है, जो कंपनी जो है कि अत्याचार कर रही है, जो ब्रिटिश प्रशासनिक लोग जो भारत में आके अत्याचार कर रहे हैं, और जबकि वही प्रशासनिक लोग, ब्रिटिश के अधिकारी लोग, ब्रिटेन में रहने वाले लोगों को बहुत अच्छे से स्वतंत्रता, आज़ादी, उदारवाद, हर बात पे आज़ादी छूट दे रखी है, तो वही लोगों का जब शासन भारत में भी चल रहा है, तो कम से कम उन्हें भी तो ये आज़ादी मिलनी चाहिए। तो जबकि ऐसा नहीं था, तो इसीलिए इन्होंने स्थापना की ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की, और इसके माध्यम से ब्रिटिश जनता को जागरूक करने का प्रयास किया, ब्रिटिश जनता को अवेयर करने का प्रयास किया कि भारतीय विषयों पर हम चर्चा करें, कि भाई ब्रिटेन के शासक जो ब्रिटेन में तो अच्छी नीति अपना रहे हैं ब्रिटेन के लोगों के द्वारा, लेकिन वही ब्रिटेन के शासक भारत में जाके भारतीय लोगों के साथ गलत नीतियां अपना रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उनका मतलब कि एक तरीके से दुर्व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ।
तो इस वजह से इसकी स्थापना की गई थी। वहीं बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना 1836 में की गई थी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में की गई थी और इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस जी के द्वारा की गई थी। अब इसमें देखते हैं, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, भारतीय राष्ट्रीयवादी जो राष्ट्रीय उदारवादी संघ है, इसको सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के द्वारा स्टैब्लिश किया गया। और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन, ये सर सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था 1888 में राजा शिव प्रसाद की मदद से। और इसको तब स्थापित किया गया क्योंकि जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, तो सर सैयद अहमद खान का मूल उद्देश्य था कि हम किसी भी प्रकार से मुस्लिम वर्ग की स्थिति को सुधारें, स्पेशली शैक्षिक स्थिति से। तो शिक्षा के माध्यम से, समाज के माध्यम से और धर्म के आधार पर जो बुराइयां थी उन सभी को दूर करते हुए मुस्लिम समाज को शिक्षित करना चाहते थे। तो इन्होंने तो ये भी संदेश दिया मुसलमानों को कि आप कांग्रेस से दूर रहिएगा, क्योंकि हमें जो मदद मिल पाएगी पैसों की, वो यहाँ के राजा रजवाड़ों ने तो दिया नहीं, कांग्रेस के लोग दे नहीं रहे, तो हमें चाहिए अंग्रेजों से मदद। हालांकि यहाँ पे एक मिस्टेक कर देते हैं सैयद अहमद खान जी, क्योंकि अंग्रेज तो मौका ढूंढ ही रहते कि मुसलमानों और हिंदुओं को कैसे आपस में लड़ाया जाए। तो उन्होंने सैयद अहमद खान से कहा कि हम आपको शिक्षा से लेकर हर प्रकार का लोन, डोनेशन, पैसा देंगे, आपके मदरसों को भी सुधारेंगे ताकि आप शिक्षा दे सको, बशर्ते शर्त ये होगी कि आपको कांग्रेस से दूर रहना है, यानी मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रहना है। लेकिन उनका ये भ्रम टूट जाता है 1919 में, जब खिलाफत आंदोलन होता है गांधी के नेतृत्व में, तो जहां हिंदू और मुस्लिम एकजुट होकर लड़ाई कर रहे होते हैं। बंगाल विभाजन में भी भ्रम टूट जाता है, जब वहां पे हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर काम कर रहे होते हैं, बंगाल के विभाजन का विरोध कर रहे होते हैं। लेकिन अहमद खान ने 1888 में इसलिए स्टैब्लिश किया कि जो मुसलमान है वो कांग्रेस से दूर रहे, और तभी उनका विकास हो सकेगा, तभी उनकी शिक्षा की पद्धति सुधर सकेगी, क्योंकि मुझे जो पैसा मिलेगा, फंडिंग मिलेगी, वो अंग्रेजों से मिलेगी, और मैं फिर आपको एक उज्जवल भविष्य दे सकूंगा मुसलमानों को। ऐसा सर सैयद अहमद खान का विचार था, लेकिन वो इस विचार पर गलत साबित हुए। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे राधाकांत देव जी, जो कि 1851 में कलकत्ता में थे, और देवेंद्रनाथ टैगोर इसके महासचिव थे। सर सैयद अहमद या सैयद अमीर अली ने सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो ये तो दोस्तों आपके कुछ फैक्ट थे, और यहाँ पर अब हम लोग अगले चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग कवर करेंगे अगली क्लास में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेके। क्योंकि तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है मेरी, जो है कि, और प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैंने कल क्लास भी नहीं दी, लेकिन आज कोशिश की है कि पूरी क्लास बन जाए, और जल्दी हम लोग घटना चक्र के और जो सब्जेक्ट हैं उनको भी शुरू करेंगे, और होपफुली कल सुबह आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी क्लास देखने को मिल सकती है। तो भरोसा रखिए, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। और बाकी जिन लोगों ने पीडीएफ ले रखी हो, वो सारे लोग पीडीएफ को रिवाइज करते रहो बार बार, क्योंकि यहीं से सारे प्रश्न आएंगे, कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाने दूंगा मैं यहाँ से, आप देख सकते हो। अब ये मत कहना कि पेपर मैंने ही बनाया है, लेकिन मुझे इतना पता है कि सारे प्रश्न घूम फिर के आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं एग्जाम में। बस इन चीजों पे अच्छे से अगर आपकी पकड़ होगी, अच्छे से तैयार होगा, तो आपको पेपर में कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 140 क्वेश्चन आ रहे हैं जीएस के, 2-4 क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आ रहे हैं तो आप छोड़ दो, लेकिन जो कम से कम 80-90 क्वेश्चन सीधे आपके घटना चक्र से आएंगे, वो आपके गलत नहीं होने चाहिए, अगर आपने उसको पढ़ा है फिर भी, और नहीं पढ़ा तो अलग बात है। तो आपकी मर्जी है कि आप उसे कब पढ़ते हो। अगर आप उसे पढ़ने के लिए पीडीएफ परचेस करना चाहते हो, तो पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना पड़ेगा, और जहां से पूरी पेमेंट सिस्टम, पूरी इंक्वायरी आप वहां से कर सकते हैं, और अदर सब्जेक्ट की भी आप पीडीएफ ले सकते हैं, जिसके लिए व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।